ओके बच्चों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियर वेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा बहुत बहुत स्वागत है ना। चलो बेटा, नहीं क्लास होगी बेटा, बिल्कुल होगी। थोड़ा सा एक्चुअली मीटिंग थी तो इसलिए, है ना। कई बार हो जाता है, कुछ रैंडम मीटिंग्स होती हैं तो बस इसलिए था। हाँ जी बताइए, लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था, एक बार बताइए, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे ना। ये आपकी बायो की क्लास है, क्लास 9th, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 जून को ये लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। चलो बताओ बच्चों, लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? यूग्लिना पढ़ाया था। अच्छा हाँ, तो हम लोगों ने बात करी थी कुछ ऐसे कोशिकांगों के बारे में, कोशिका के कुछ ऐसे कोशिकांग जो कोशिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई फूड मटेरियल हो सकता है, वो पानी हो सकता है, ठीक है। वो कोई एंटीजन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको वो बाहर करेगा, ठीक है। बलगम वगैरह, कफ वगैरह, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता है, वॉमिटिंग वगैरह आपको होती है, तो कुछ भी पदार्थ हो सकता है जिसमें वो बाहर करेगा उस चीज को, ठीक है बेटा। आज हाँ बस वो मीटिंग थी सुमन बेटा, इसलिए ऐसा हुआ है ना। कई बार कुछ रैंडम मीटिंग हो जाती है अचानक से, तो वो था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार अगर 5-10 मिनट क्लास कम भी हो गई तो चल जाता उतना, है ना। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए उसको। बाकी मैं माफ़ी चाहूँगा, आज लेट हुआ है उसके लिए, तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे मेरी बात को, सारे के सारे बच्चे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे की चीजें, है ना। तो देखो, अब हम लोग कोशिकांगों के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, जितनी भी चीजें हमें कोशिकांगों के बारे में पढ़नी थी वो हम सब पढ़ चुके हैं। और अब हमें एक छोटा सा, आप कह लीजिए, होमवर्क है ना। होमवर्क तो नहीं कहेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लास वर्क के फॉर्म में उसको करेंगे। लेकिन क्या होता है बच्चों की, बेटा मैंने नोट्स दे दिए थे शिखर, ठीक है, मैंने नोट्स दे दिए हैं, है ना। आप देखो टेलीग्राम पे डले हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि एक क्विक रिवीजन करते हैं अपनी चीजों का, जिसमें आपसे नाम पूछे जाते हैं। जैसे वो आपसे कहेगा कि किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, या वो आपसे कहेगा कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर बच्चों वो आपसे कहेगा, लेट्स से कि जो प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की वो किसे कहते हैं, या ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरह से कई सारे नाम आते हैं छोटे छोटे, तो एक चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट की फॉर्म में हम इसको समझेंगे। और जब हमारा एग्जाम होगा तो इस चार्ट को एक बार जरूर देख कर जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आपको पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ना तो है ही है, नो डाउट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी करके जाएंगे, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोशिकांग। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे कोशिकांग, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो नाम है ना, कोशिकांगों को, ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, उसका जो पॉपुलर जो नेम है वो क्या है, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा, एप्लीकेशन पे भी डलवाए हैं, दे दिए हैं मैंने, ठीक है। जल्दी ही डलेंगे एप्लीकेशन, बस थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश वाले नोट्स भाई, लैपटॉप पे थोड़ा दिक्कत आ रही है। कल मैंने ओपन करा था, ठीक है, इंटरनेट जैसे ही कनेक्ट हुआ ना वाईफाई से, तो लैपटॉप थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। तो नोट्स वो सारे के सारे लैपटॉप में हैं जो रिक्वायर्ड आपको हैं, तो वो वाले तो नोट्स नहीं दे पाया अभी मैं। मुझे लगा आप नॉर्मल नोट्स की बात कर रहे हो, ठीक है शिखर। देखो बेटा, जब मिलने होंगे आपको अपने आप मिल जाएंगे, थोड़ा सा वेट करो भी, है ना। लैपटॉप भी अभी मैं देखूंगा इनफैक्ट जाके क्या प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप के अंदर, ठीक है भाई। ओके चलो, आपसे कह रहा है कोशिकांग, और यहां पर है आपके कोशिका के नाम, ठीक है। सबसे सबसे पहले नंबर पे आता है केंद्रक। तो मुझे बताइए, केंद्रक को हम क्या कहते हैं, है ना। केंद्रक के क्या क्या नाम है, जल्दी से बताइए। केंद्रक के क्या क्या नाम है, न्यूक्लियस को क्या क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, है ना। तो न्यूक्लियस का नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। एक हम इसे कहते हैं बच्चों कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्या बोलते हैं, केंद्रक को हम कहते हैं बच्चों कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ठीक है। और दूसरा जो नाम है केंद्रक का वो क्या है, बताइए, इसे हम कहते हैं, ठीक है, केंद्रक का दूसरा नाम क्या है बच्चों?
ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को हम ये चीज कहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, परासरण होगा, न्यूक्लियस का ये नाम है, ठीक है। इसके बाद अभी बता के जाऊंगा बच्चे, महक अभी बता के जाऊंगा परासरण वगैरह क्या होता है, ठीक है। वेट करो, एक बार इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नहीं, ये जो बता रहे हो आप आदित्य सेंटर ऑफ द सेल, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेंटर ऑफ द सेल बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जंतु कोशिकाओं में तो चलो सेंट्रल पार्ट में आ जाता है न्यूक्लियस, लेकिन जब आप बात करते हो जंतु कोशिकाओं के अलावा पादप कोशिकाओं की जब आप बात करते हो, जब आप प्लांट सेल्स की बात करते हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो फिर आपको पता है कि सेंटर में केंद्रक नहीं होता, इससे सेंटर ऑफ द सेल नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा है आपका केंद्रक के बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो मुझे बता दीजिए माइटो जो कॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का, शाबाश जल्दी से बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। अच्छा अब एक चीज समझो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है जब इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है, एक साइकिल होती है उसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स चक्र जब होता है तो एटीपी ऊर्जा बनती है, और एटीपी में जो ऊर्जा बनती है वो 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा जो है वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी बन रही थी, लेकिन यहां पर जो रिक्वायर्ड, जो ओवरऑल फुलफिल्ड एनर्जी होती है वो 2 एटीपी तो वेस्ट हो जाती है, तो ओवरऑल 36 एटीपी का मेन ऊर्जा बनता है ना, आप ये मतलब बात समझ गए। तो जो 38 एटीपी बनी उसको हमने क्या नाम दिया, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं। तो कई बार पूछ लेता है कि ये बताइए कि कोशिका की, ठीक है, कोशिका की जो एनर्जी करेंसी है, ऊर्जा करेंसी है, उसका नाम क्या है ना, कोशिका की ऊर्जा जो राशि, धनराशि है उसका नाम क्या होता है ना, या कह लीजिए करेंसी क्या होती है, ठीक है। जी हाँ, तो लिखिए यहां पर एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी होती है, मैंने आपको हर एक चीज पढ़ाई है, एटीपी, एटीपी को ही क्या कहते हैं, एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अक्सर आप लोग याद नहीं करते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। कोशिका की जो एनर्जी, ऊर्जा करेंसी जो है सेल की, वो यही है, ठीक है। तो याद रहेगा, क्या आप सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं बच्चों, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जी आरएन, बढ़िया बेटा, बात समझ में आ गई, एटीपी सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ क्या आपको ये 2 कोशिकांग क्लियर हो चुके हैं, ठीक है अच्छे से। मनोज भैया आप शुक्राणु पे क्यों अटक गए हैं, आपकी सुई शुक्राणु पे क्यों अटक गई है, शुक्राणु के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको पढ़ लो बेटा पहले, है ना। मनोज क्यों शुक्राणु पे अटक गए हैं आप आके, अगली की बात करते हैं बच्चों। एक बात बताओ, तीसरा कौन सा हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट, राइबोसोम्स, याद है आपको, क्या नाम होता है, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, व्हाट राइबोसोम इज नोन फॉर, एटीपी का फुल फॉर्म सुमन बताया तो है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मैं कह रही हूं फुल फॉर्म लिख दीजिए बेटा। अब देखो गलत बात है, तुमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा नहीं है क्या, मैं पढ़ा है ना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे नोट्स में लिखवाया एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या नाम है, ऊर्जा की कोशिका कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री क्या बोलते हैं,
कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं इसे, राइबोसोम्स, ठीक है। इसके अलावा अगला नाम क्या है, चलो अगला नाम बता दो। अगला नाम है आपका लाइसोसोम। अगला नाम है आपका लाइसोसोम, ठीक है। अगला नाम क्या है, अगला नाम है आपका लाइसोसोम, ठीक है। मुझे बता सकते हैं लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैला या थैली, है ना, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। एक मिनट बेटा, हम्म, सुसाइडर बेटा, आदित्य स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली, इंग्लिश में कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना, कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं भाई इसे, ठीक है बच्चे। मेरे ख्याल आप लोगों को सबको ये चीज क्लियर हो रही होगी, कोशिका की आत्मघाती थैली हम इसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगला नाम क्या हो जाएगा? और बताओ इसके अलावा और क्या बचा? अगला है अब आपका राइबोसोम, लाइसोसोम। अब क्या बचा आपका? गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट लिखिए गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, या फिर इसी का नाम क्या है? गोल्जी एपरेटस, है ना। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, बताओ बेटा क्या नाम देते हैं इसको, ठीक है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, जल्दी से बता दो फटाफट। जल्दी बताओ क्या कहते हैं इसे? गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसे लिख कर आएगा आपके सामने, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस का काम ये होता है कि भाई जो भी प्रोटीन वोटीन, मतलब सॉरी, जो भी जैसे चौराहे के ऊपर इधर रुका इधर वाले जाओ, उधर रुका इधर वाले जाओ, मतलब एक बना के रखता है, एक ओरिएंटेशन बना के रखता है ना। तो वैसे यहां पर भी होगा कि प्रोटीन को पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना। जैसे आपको पता है कि इसे हम प्रोटीन पैकेजिंग मशीन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, याद है। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, इसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, या कहीं कहीं पे आपको मिलेगा प्रोटीन, प्रोटीन पैकेजिंग मशीन, ठीक है, प्रोटीन पैकेजिंग मशीन ऑफ द सेल, ठीक है। बंडल की फॉर्म में क्या करता है? बना देता है, ठीक है। प्रोटीन पैकेजिंग मशीन है ये सेल की, कोशिका की। और क्या बचा? और बताओ क्या क्या बचा बेटा? तुम लोगों को स्पेलिंग नहीं आती, अमन तुमने देखो लाइसोसोम की स्पेलिंग क्या लिखी है, बेटा याद कर लिया करो, ठीक है। थोड़ी अंग्रेजी में अपना अपना हाथ थोड़ा अंग्रेजी में ना वो करिए, जरूरी है बच्चों, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करिए बच्चों, तभी समझ में आएगा, वरना फिर मजा नहीं आती ऐसे करके ना, ठीक है भाई। इसके बाद, इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, अगला हमारा क्लोरोप्लास्ट। अगला नाम क्या है? अगला नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को आधा है ना, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं बताओ? कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर। आदित्य क्या प्रॉब्लम है भाई आपको, बताओ क्या प्रॉब्लम है? इसे कहते हैं बेटा कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल। कोशिका का रसोई घर, या फिर हम इसे कह सकते हैं किचन, किचन ऑफ द सेल, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं।
कोशिका का रसोई घर। अच्छा बच्चों, और कोई बचा? और कोई बचा जिसका कोई ऐसा नाम होता? जरा याद करो, क्या हम लोग कहीं छोड़ तो नहीं गए? कोई ऐसा नाम बचा हो जो आप लोग को याद हो तो बताओ जरा एक बार, उसको भी यहाँ मेंशन कर लें। वैसे जहां तक मुझे लगता है लिख लिए हमने सारे, 1 2 3 4 5 6, जहां तक यही होते हैं। और कोई बताओ, अगर आपको लग रहा हो तो लिखूं मैं उसको, जल्दी से बताओ और कोई। हम्म प्लास्टिड नहीं, प्लास्टिड कुछ नहीं है। बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस पता नहीं होता है? अच्छा, दोनों अलग चीजें हैं बेटा। सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। एक दो बातें और लिख लो जो जरूरी हैं, एक दो बातें और लिखो चलो। अच्छा मुझे बताओ, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा, जल्दी से बताओ। कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंग दोनों बताओ चलो। कोशिका का सबसे बड़ा अंग बताएंगे, है ना? जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली कौन है, और कोशिका का सबसे छोटा हिस्सा कौन है? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, बताओ जल्दी से। गौरव कह रहे हैं सेल वॉल, गलत। हाँ गौरव, कमेंट्स आ रहे हैं आपके, बट गलत कह रहे हो आप। तारक काय को कुछ नहीं कहते हैं सच, ठीक है, नाम नहीं है सच कोई। न्यूक्लियस और राइबोसोम, बिल्कुल सही। तो बच्चों यहाँ आंसर नाम करेंगे हम न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, और यहां पर हम नाम करेंगे कोशिका का जो सबसे छोटा अंग है वो है आपके राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम बच्चों सबसे छोटा है। Ribosome is the smallest cell organelle of the cell, and as far as nucleus is concerned, so this is the largest most, या कह लीजिए the most biggest cell organelle। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे, वो देखिए। ये सारे के सारे मैं आपको एमसीक्यूज करा रहा हूँ, ये सब मिलेंगे भी आपको एमसीक्यूज में, ठीक है ना? एमसीक्यूज करा रहा हूँ मैं आपको सारे। चलो, दो चीजें होती हैं, एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, और एक होता है परमिएबल, और एक होता है सेमी परमिएबल। ठीक है, इनके नाम लिखता हूं मैं। सिलेक्टिवली परमिएबल को हम कहते हैं, ठीक है, चयनात्मक झिल्ली। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों चयनात्मक झिल्ली। ठीक है, चयनात्मक झिल्ली। परमिएबल को हम कहते हैं कि, ये चलो परमिएबल तो छोड़ ही दो, कोई नहीं, सिंपल परमिएबल होता है। ठीक है, परमिएबल छोड़ ही दो, आप इसी को याद करो अब। सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। हालांकि लिखना चाहो तो चलो तीसरा भी मैं लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। एक जो तीसरी है वो ये है, यहाँ लिखता हूँ। तीसरी है आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब चयनात्मक झिल्ली, चयन करेगी कि सिलेक्ट करेगी कि चीजें क्या निकलनी है। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, पारगम्य झिल्ली।
पारगम में झिल्ली, मतलब एज सच कोई सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, अपने आप से निकाल देगी। क्योंकि अगर हमें परासरण विसरण इन सब चीजों को समझना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। चयनात्मक झिल्ली, पारगम में झिल्ली, अर्ध पारगम में झिल्ली, इन सब का क्या मतलब है। हालांकि जो चयनात्मक झिल्ली है और जो अर्ध पारगम में झिल्ली है, बात लगभग सेम ही है, ठीक है, बात लगभग सेम ही है, बट फिर भी हम उसको देखेंगे। आदित्य कह रहे हैं सर क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी रह रहा है, क्या बात है। तो आदित्य भाई, इससे एक बात समझ में आती है कि आपने पढ़ाई नहीं करी है ना, आपने वीडियोस नहीं देखे, ठीक। क्योंकि मैं कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूं बच्चे, ठीक है, मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ता। और अर्ध पारगम में झिल्ली ये है, मैं चलो एरो भी बना देता हूं कि पता लगा तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब पारगम में झिल्ली, ठीक है। अर्ध पारगम में झिल्ली का मतलब सेमी परमेबल, और सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब चयनात्मक झिल्ली, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हमारे पास दो प्रकार की झिल्लियां होती हैं। एक को हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जो कि सेलुलोज की बनी थी, याद है। कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल। तो सेल वॉल इन तीनों में से कौन सी होती है। और एक हमने पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, या फिर हम उसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसको हम कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब कोशिका झिल्ली का मतलब क्या हो गया। अब कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन या फिर आप कह लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कौन सी होती है, ठीक है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आपका होमवर्क है ये कि आप पता करके आएंगे कल, ठीक है, कि जो सेल वॉल है और जो सेल मेम्ब्रेन है, ये दोनों इन तीनों में से कौन सी होती है। क्योंकि देखो ये दोनों तो लगभग सेम ही है, सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल लगभग सेम है। एक होता परमेबल होगी या तो फिर सिलेक्टिवली होगी, दो चीजें होती हैं, ठीक है। बताओ जल्दी से, अभी बता सकता है कोई। संजना ने आंसर किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट, अच्छा। जय किशन कह रहे हैं फर्स्ट वाला सेल मेम्ब्रेन, अच्छा जी। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, ये होमवर्क है, पढ़ के आओगे कि कौन सी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली है और कौन सी मेम्ब्रेन आपकी परमेबल है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको करके आओगे। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं बच्चे। दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह की चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो पहले तो आप ये समझो कि ये डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। हालांकि हम कल इसके ऊपर डिटेल्ड बात कर रहे होंगे एक बार फिर से, क्योंकि कल आपका लास्ट लेक्चर है। कल कोशिका सेल टॉपिक आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है, एकदम लास्ट, ठीक है। उसके बाद आपका नहीं जाएगा, एक नया टॉपिक शुरू कर देंगे। आप लोग ये बता दीजिए बायो में अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है बेटा। एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये दो चीजें होती हैं। देखो डिफ्यूजन को कहा गया है विसरण, विसरण कहा गया। डिफ्यूजन का मतलब विसरण, ठीक है। और ऑस्मोसिस को क्या कहा गया है, परासरण। ये दो चीजें होती हैं। तो अब होता क्या है कि जो कोशिका झिल्ली है ना, उसके अंदर अब क्या चीज होती है वो आपको समझनी है। उसके अंदर डिफ्यूजन होता है या उसके अंदर ऑस्मोसिस होता है, क्या चीजें होती है, मतलब कोशिका के अंदर क्या चीजें होती हैं। आपको पता है कोशिका प्रोटीन भी बनाती है, कोशिका के अंदर जो फैट है वो भी होगा, कोशिका के अंदर जल भी है, कोशिका के अंदर कई प्रकार के खनिज पदार्थ भी होंगे जिनका ट्रांसफर होगा एक तरफ से दूसरी तरफ, है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये सब जाएंगे। तो जब ये जाएंगे तो फिर अगर हम बात करें तो कैसे जाएंगे उस बात को आपको समझना है ना भाई। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, ये चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, कौन सा ऐसा है इन दोनों में से जो सिर्फ द्रवों के साथ होगा, वो भी द्रवों में भी कौन, द्रवों में भी सिर्फ जल, वाटर के साथ होगा। तो वाटर जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, तो फिर वो क्या है, वो ऑस्मोसिस है कि वो डिफ्यूजन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिफ्यूजन है ना बच्चों, डिफ्यूजन ध्यान समझेंगे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बेटा गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में हो सकता है, इस बात को ध्यान से समझें, ठीक है। डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों जगह हो सकती है। एग्जांपल देता हूं, घर पे आपकी मम्मी ने बढ़िया सी बिरयानी बनाई, या हलवा आपको बहुत पसंद है, मान के चलिए गाजर का हलवा आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, गाजर का हलवा बना। जैसे ही आपने घर में एंट्री करी, तुरंत आपको एकदम बढ़िया एक अरोमा आई, एक बहुत अच्छी आपको खुशबू आई कि भाई गाजर का हलवा बना, आप पहचान गए तुरंत, ठीक है। तो जब आप पहचान गए तो डिफ्यूजन, जो विसरण आप देख रहे हो, ये जो आपके पास जो अरोमा, जो ये खुशबू आई थी उस खाने की,
ठीक है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि रसोई घर के अंदर वो गाजर का हलवा बना, तो वहां पर गाजर के हलवे की जो अरोमा थी, जो फ्रेग्रेंस थी, जो खुशबू थी, वो रसोई घर के अंदर तो पूरी फैल गई। लेकिन अब रसोई घर में तो खुशबू बहुत सारी भरी पड़ी है, लेकिन कमरे के अंदर तो थी नहीं। तो यहां से निकलकर, कहां से? रसोई घर से निकलकर वो खुशबू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, जैसे है ना, ऐसे मान के चलो ये फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेग्रेंस चली, अब ये फ्रेग्रेंस चल रही है और ये कमरे तक जा रही है। तो ये कैसे जा रही है? क्योंकि गाजर के हलवे की जो खुशबू थी वो यहां पर हाई थी, है ना, यहां पर उसकी सांद्रता ज्यादा थी, और इस कमरे तक, जो ये दूसरा कमरा है जहां पर ये फ्रेग्रेंस चली गई, अरोमा चली गई, खुशबू चली गई, तो यहां पर ये क्यों चली गई? यहां पर ये इसलिए चली गई क्योंकि यहां पे लो कंसंट्रेशन था। भाई गाजर के हलवे की जो खुशबू थी वो यहां तो पहले कम रही होगी ना, होगी नहीं, पहले तो सबसे ज्यादा यहां होगी, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, समझ रहे हैं? तो गैस में देखो, गैस ही तो है, खुशबू क्या है? खुशबू एक प्रकार की गैस है, अगर हम बात करें तो, है ना भाई, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल गई वो अरोमा, वो फ्रेग्रेंस, तो ये क्या है? डिफ्यूजन है। तो गैसों में हो सकता है। ऐसे ही जो डिफ्यूजन है आपका, वो लिक्विड में भी हो सकता है। याद करो केमिस्ट्री में पढ़ाया था, डिफ्यूजन पढ़ाया था आपको कि नहीं पढ़ाया था? याद करो केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री में हमने पढ़ाया आपको। और ऐसे ही सॉलिड होता है। तो इन तीनों के अंदर ये प्रक्रिया हो सकती है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन की प्रक्रिया। ठीक है, जल्दी से बताओ एक बार, कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को? एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे यस करेंगे। हम्म, कोई समस्या? हाँ, ये केमिस्ट्री वाला ही है बेटा, केमिस्ट्री वाला ही है। ठीक है, चलो, तो एक बात तो हो गई। तो यहां पर तो ये तीनों चीजें होती हैं, लेकिन अब आप ध्यान से समझो, है ना, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि कल मैं इसको सेल से थोड़ा सा आपको रिलेट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या समझेंगे उसको देखो, कि बेटा जो डिफ्यूजन है ना, इस डिफ्यूजन का एक बहुत ही स्पेशल केस है, वो है ऑस्मोसिस। ठीक है, परासरण विसरण का ही एक रूप है, इस बात को समझिए। परासरण विसरण का ही एक रूप है, यानी कि ऑस्मोसिस जो आप देख रहे हो ना, वो आपके डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है। ऑस्मोसिस आपके डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है, इस बात को समझे। बस फर्क क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ होता है। जब पानी के साथ जब चीजें होंगी तो उसी में हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, जब हम पानी की बात कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी, तो वहां पे ये है। बात समझ में आ गई आपको? पानी की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑस्मोसिस है। आपने देखा होगा आरओ, आरओ देखा? आरओ बहुतों के घर में आरओ लगा होगा, यहां लिखता हूं, बहुतों के घर में आरओ लगा होगा जिससे आप पानी पीते हो। तो आरओ का फुल फॉर्म क्या है पता है? आरओ का बेटा फुल फॉर्म ही है रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ रहे हैं? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रिवर्स हो जाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का फुल फॉर्म है। वो जो केंट आरओ होता है, हेमा मालिनी वाला, है ना, तो वो क्या है? वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। हालांकि हम रिवर्स ऑस्मोसिस को नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में मैं डालूंगा, उम्मीद करूंगा कि कल आप होमवर्क के साथ इसको, ठीक है, जरूर मेरे को बताएंगे। वही वाला सेम वाला डाउट है आपका पीछे। अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि सिलेक्टिवली परमिएबल और परमिएबल कौन सा होता है, क्योंकि देखो ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब, या सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य या फिर चयनात्मक पारगम्य में बात एक ही होती है, लेकिन हमें समझना है परमिएबल और इन दोनों के अंदर। तो आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सी सेमी परमिएबल है और कौन सी आपकी परमिएबल है, यानी कि कौन सी चयनात्मक झिल्ली होगी, किसमें चयनात्मक झिल्ली लगी होगी और किसके अंदर चयनात्मक झिल्ली नहीं है। समझ में आ गया आपको? या किसके अंदर अर्ध जो है चयनात्मक झिल्ली है। ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बस कल हम लोग पूरी तरह से सेल को खत्म करके नए टॉपिक को शुरू कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज आपको और बताता हूं। कई बार क्या होगा, आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बीकर है, मेरे पास ये एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर हमने क्या डाला है? इस बीकर के अंदर हमने बेटा यहां पर एक इंक की ड्रॉपलेट डाल दी। देख रहे हो, हमने यहां पर एक इंक की ड्रॉपलेट डाल दी। अब आपको पता है कि ये ड्रॉपलेट थोड़े टाइम के बाद ये पूरे पानी में घुल जाएगी, है ना, ये पूरे पानी में घुल जाएगी ड्रॉपलेट। देख रहे हो, लिक्विड में अच्छा एग्जाम्पल है। अभी आपने गैस का एग्जाम्पल देखा था ना, विसरण का, तो अब ये देखो ड्रॉप मैंने डाली पानी में, पानी के अंदर विसरण हो रहा है, द्रव का द्रव में विसरण हो रहा है।
ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है, पूरा घुल गया, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में पूरा फैल गया। ठीक है, एक तो ये, अब ये विसरण है या ये ऑस्मोसिस है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान के चलो मेरे पास एक बीकर था, उस बीकर के अंदर मैंने क्या करा, मैंने पानी भर रखा है, देखो उस बीकर के अंदर मैंने इस तरह से बहुत सारा पानी भर रखा है। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि यहां पर हमने डाल दिया इस तरह से एक ऐसी झिल्ली जो सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, या कह लीजिए एक ऐसी झिल्ली हमने डाल दी जिससे हम देखना चाहते हैं कि क्या होगा। मान के चलो हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है, यहां हमने डाल दिया सॉल्ट, नमक डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट डाल दिया। अब जब सॉल्ट इसमें डाल दिया तो देखो सॉल्ट के पार्टिकल यहां आ गए, देख रहे हो, सॉल्ट के पार्टिकल यहां आ गए। अगर मैं इस पूरे में सॉल्ट डालता तो ये सॉल्ट के पार्टिकल पूरे में यूनिवर्सल घुलते, आपको पता है पूरा पानी ओवरऑल नमकीन पानी हो जाता। लेकिन जब मैंने इसकी बात करी तो मैंने सिर्फ यहां पर सॉल्ट डाला और मैं देखूंगा कि हो सकता है कि यहां पर सॉल्ट ना आए। अब यही चीज आपको समझनी है कि क्या है। ठीक है, यही आपको समझना है, बात समझ में आई? तो कल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूं। प्लीज बच्चों सेमी परमिएबल और परमिएबल को ध्यान से एक बार पढ़ने की कोशिश करना, बहुत अच्छी चीज है, कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, तो शिखर ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये बताओ भाई, हैं? अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ बिल्कुल, नील नील इंक एक ही बात है, वो विसरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, डिफ्यूजन है वो। अब बेटा अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी, जल्दी से बताओ क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं अगला, सेल के बाद। कल आपका सेल खत्म हो जाएगा, हो सकता है कल की क्लास में भी मैं नया टॉपिक भी शुरू कर दूं। ठीक है, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि अब आप कोशिका पढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि आप कोशिका पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अब आपको टिश्यूज पढ़ने चाहिए, क्योंकि कोशिका जब एक प्रकार की कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, वो ऊतक का निर्माण करता है और वो टिश्यू बनाता है। ठीक है, अब कल अगर आप लोग टिश्यू पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। और वाई डू वी फॉल इल, देखो अभी आपके सिलेबस में बहुत दूर है वो, है ना, इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि आपकी मैम पढ़ाएंगी आपको। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हम पढ़ा दें और आपको पता है कि मैंने अगर शुरू करा, ठीक है, तो फिर वो लंबा चलेगा, आप जानते हैं, है ना, और पता लगा उधर आपका कोई पेपर आ गया, फिर आप मुझे बोलोगे कि सर मेरे में तो ये टॉपिक आ रहा है आपने पढ़ाया नहीं, तो फिर बेटा दो दो तीन तीन टॉपिक एक साथ तो मैं चला नहीं सकता पैरेलली, है ना। तो बेहतर है कि लाइन से शुरू हो जाओ, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग से लाइन से मैं लेकर चल रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो बेहतर है कि हम लोग टिश्यूज को पढ़ लें। तो बायो का जो सेकंड टॉपिक है हम लोग वही पढ़ लेंगे, टिश्यूज। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा आप बच्चे मुझे कल बताएंगे कि आपके स्कूल में क्या क्या टॉपिक चल रहा है, ठीक है, या अभी बता दो, चलो आपके स्कूल में क्या क्या टॉपिक चल रहा है बताओ जरा एक बार मुझे। बायो में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक चल रहे हैं एक बार बताओ जरा, स्कूल में क्या क्या चल रहा है। अभी स्कूल खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? सर स्कूल कब खुलेगा प्लीज सर कंफर्म डेट बताइए, मुझे क्या पता यार, क्वेश्चन आंसर कब होंगे? हाँ क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगा, पहले पढ़िएगा उसको, थोड़ा सा टॉपिक एक पढ़ लेंगे तो फिर आपको बता दूंगा कब होंगे। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ फाइल भिजवा दूंगा, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल आएगा, पेपर में क्यों नहीं आएगा। कोई सब्जेक्ट का पता नहीं, मैं ओनली करियर में पढ़ता हूँ। ओके, बंद है स्कूल, स्कूल बंद है, अच्छा तो चलो ठीक है, फिर स्कूल बंद है तो बढ़िया मौज करो, है ना। हम लोग यहाँ पर तो पढ़ ही रहे हैं अच्छे से, है ना, और जब आप स्कूल की टीचर आपको पढ़ाएगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एटलीस्ट सेल टॉपिक तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बहुत अच्छे से हमने ये टॉपिक कवर किया है। ठीक है, तो कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, वो होगा आपका टिश्यूज। ठीक है भाई, चलिए बायो में ऊतक चल रहा है, महक कह रही है, हाँ तो फिर ठीक है, फिर हम टिश्यूज ही पढ़ेंगे। तो टिश्यूज ही कुछ लोगों के यहाँ चल भी रहा है और जिनके यहाँ नहीं चल रहा है तो वो पहले सेल पढ़ाया जाएगा उनको, फिर टिश्यूज पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बिना सेल की जानकारी हुए टिश्यू कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग टिश्यूज के ऊपर बात करेंगे बिकॉज सेल के बाद टिश्यूज का नंबर आता है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको क्लास आज की समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और ये होमवर्क जरूर करके आना सिलेक्टिवली और परमेबल वाला। ठीक है, ठीक, चलिए गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय।